उमा की दो बहुएं होती हैं, बड़ी बहू कीर्ति और छोटी बहू निशा। कीर्ति और बाकी घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं होते। घर में छोटी बहू निशा ही इकलौती पढ़ी लिखी होती है। निशा घर के सारे काम संभालने के साथ साथ जॉब भी करती थी और चंद दिनों में ही वो सभी घर वालों की चहेती बन जाती है और कीर्ति की अटेंशन पूरी तरह कम हो जाती है। इस बात से कीर्ति को बहुत जलन होती है। ये पढ़ी लिखी चुड़ैल जब से इस घर में आई है सभी इस पर लट्टू हुए जा रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे ही रहा तो ये तो मेरा पत्ता एक झटके में ही कट कर देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे इस अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू को सबकी नजरों में बुरा बना कर ही रहना है और मुझे वापस से सबकी चहेती बननी है। अब अपनी देवरानी को सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए जेठानी अपनी 420 शुरू कर देती है। एक दिन कीर्ति अपनी सास की अलमारी से पैसे और गहने चुरा कर उन्हें निशा के कमरे में छुपा देती है। सारे गहने और पैसे गायब देख उमा हैरान रह जाती है और पूरे घर में तलाशी करने के बाद उसे गहने और पैसे निशा की अलमारी में मिलते हैं। छठी बहू, ये सारे पैसे और गहने तेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तूने चोरी की है? नहीं मम्मी जी, मैंने ये चोरी नहीं की है। मुझे तो खुद को नहीं पता कि ये गहने और पैसे मेरी अलमारी में कैसे आए। सच में मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन निशा, अगर तुमने ये पैसे और गहने नहीं चुराए तो फिर ये पैसे खुद चलकर यहाँ आए तो नहीं होंगे ना? कैसी बातें करती हो तुम भी? घर वालों का विश्वास क्या पा लिया? तुमने तो ये सारे धंधे शुरू कर दिए। लेकिन माँ जी, जेठानी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब मैं खुद पैसे कमाती हूँ तो मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी मॉडर्न लड़कियों को, किस खेत की मूली होती हो तुम। इस बार मैं तुझे बख्श रही हूँ कलमुही। अगली बार अगर तूने ऐसा कोई कांड किया तो मैं तुझे गरम कढ़ाई में तलकर खा जाऊंगी, समझी तू? कोई भी निशा की बात का यकीन नहीं करता और निशा भी अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगे हुए देख खूब हैरान होती है। वही कीर्ति के कलेजे में बहुत ठंडक पड़ती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कीर्ति अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो चालें चलना जारी रखती है। एक दिन कीर्ति सास की दवाई में दारू मिलाती है। अब इस दवाई की बोतल में मिल गई है दारू और इस दारू को पीकर अब माँ जी करेंगी डिस्को डांस और मचाएंगे खलबली और इसका सारा बिल फटेगा मेरी प्यारी और भोली सी देवरानी निशा के नाम। निशा अपनी सास को दवाई की बोतल देती और उमा उस दवाई को पी लेती। उसी दौरान घर में मेहमान भी आते। दारू के नशे की वजह से उमा उनके सामने खूब नौटंकी करती है। आइए, पधारिए, आप दोनों तो एकदम लंगूर और खजूर की जोड़ी लग रहे हो। अरे उमा बहन, ये आप क्या कह रही हो? और ये क्या, आपने तो शराब पी रखी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो खाली दवाई पी रखी, उसी का नशा चढ़ा है शायद। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो दिन गिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बाहर। ओ नो, ये क्या हो गया मम्मी जी को? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अब ये दोनों मेहमान जाकर पूरे मोहल्ले में माँ जी की बदनामी करेंगे और फिर होगा धमाका। उमा के इस बर्ताव से वो दोनों मेहमान गुस्सा होकर चले जाते और उसकी पूरी मोहल्ले में खूब बदनामी करते। अगले दिन सुबह जब उसे होश आता है तब वो निशा को खूब सुनाती है। नालायक औरत, तेरे कारण ही मैंने कल इतना तमाशा किया। अब मैं मोहल्ले में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बता जल्दी, क्यों लाई तूने वो शराब जैसी दवा? मम्मी जी,
शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तो सही दवाई लाई थी, मेरा यकीन कीजिए। तो फिर माँ जी की दवाई में शराब कैसे आई? जादू से? कुछ भी बकवास करती रहती हो तुम निशा। सच तो ये है कि तुम्हारा सारा ध्यान तो सिर्फ पैसा कमाने में ही रहता है और अपने घर परिवार की तुम्हें रत्ती भर की भी चिंता नहीं है। जेठानी जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी आवाज नीचे रखो। जेठानी भी सास जैसी होती है। नया नया सब अच्छा होता है। अब तुम भी इस घर में पुरानी हो गई हो, इसीलिए तुमने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। निकम्मी कही की। अब धीरे धीरे निशा घर वालों की नजरों में बुरी बनती जाती है और कीर्ति अपने मंसूबे में कामयाब होती जाती है। अब वक्त आ गया है इस 420 के खेल को अंतिम पड़ाव में लाने का। अब की बार मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे इस निशा का नामो निशान ही मिट जाए घर से। अरे निशा, तुम्हारे बाल तो कितने सुंदर और घने हैं, लेकिन मेरे बाल देख कितने पतले हो गए हैं, हमेशा झड़ते रहते हैं। तू क्या लगाती है बालों को? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मेरे पास एक आयुर्वेदिक तेल है, आप इसे यूज करके देखिए। मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आपको भी आएगा। फिर निशा अपनी सास को तेल ला कर देती है। अरे माँ जी, इससे कुछ भी मत लीजिए आप, क्या पता इस तेल में क्या हो। पिछली बार भी इसने आपकी दवाई में शराब मिलाई थी, देखा ना आपने। जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, अगर आप चाहो तो इस तेल को मैं अभी आपको लगा कर दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उतना भरोसा है मुझे तुझ पर। फिर उमा तेल की शीशी को अपने कमरे में रख देती है और कीर्ति उमा के कमरे में चुपके से जाकर उस तेल में गंजे होने की दवाई मिलाती है। अब मजा आएगा। अब इस तेल को जब ये बुढ़िया अपने बालों में लगाएगी तब तो ये गंजी हो जाएगी और तब टूटेगा इसके सब्र का बांध और ये निकाल देगी निशा को घर से बाहर। रात होने पर उमा उस तेल को अपने बालों में लगाती है। अगले दिन सुबह कीर्ति अपने आप को गंजी देखकर भौचक्का रह जाती है। नहीं, ये क्या, मैं गंजी कैसे हो गई? कीर्ति की चिल्लाने की आवाज सुनकर उमा और निशा उसके कमरे में आती है। हे भगवान बड़ी बहू, तू तो गंजी हो गई, ये कैसे हो गया? अरे जेठानी जी, ये क्या हो गया आपके बालों के साथ? गंजी तो आपको होना चाहिए था, मैं कैसे हो गई? मैंने आपके तेल में गंजे होने की दवाई मिलाई थी, लेकिन आपके बाल तो सही सलामत है। मेरे ही तेल ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी प्यारी जेठानी जी, आपके तेल में मैंने ही गड़बड़ की थी। क्या? तू जब मेरे तेल में गंजे होने की दवाई मिला रही थी ना, तभी मैंने और निशा ने सब कुछ देख लिया था और तभी हमने तुरंत अपने तेल को अच्छे वाले तेल से बदल दिया और तुझे सबक सिखाने के लिए तेरे तेल में गंजे होने की दवाई मिलाई। आपको क्या लगा आपकी 420 की चालों के बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा? आपका भांडा फूट चुका है, अब हमें सब कुछ पता चल गया है। मैं तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह से फंस गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। निशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से कीर्ति की सारी अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो कई दिनों तक गंजी रहती है और 420 करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। ये देखो अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए ये पिंक वन पीस और ये ब्रेसलेट लाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद थे, कॉलेज टाइम से ही। करीना ने फिल्म में पहने थे, वैसे ही है, सेम टू सेम। नैतिक, तुम समझते क्यों नहीं एक बार में?
मुझे ना तुम चाहिए ना ही तुमसे कुछ भी चाहिए। प्लीज मेरा पालतू कुत्ता बनना छोड़ दो यार। लेकिन अंजलि, और ये लो, ये तकिया और ये तुम्हारा कंबल। तुम मेरे साथ इस बेड पर मत सोना। तुम नीचे फर्श पर या फिर उस सोफे पर सो जाओ, लेकिन मेरे साथ मत सोना। इस बेड पर सिर्फ मैं ही सोऊंगी। ठीक है अंजलि। नैतिक और अंजलि दोनों रिश्ते से तो पति पत्नी होते हैं, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी जैसा जरा भी नहीं होता। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े लिखे होते हैं और नैतिक अंजलि को कॉलेज के टाइम से ही प्यार करता है। लेकिन अंजलि के माता पिता भूषण और कल्याणी को पता चलता है कि अंजलि एक गुंडे से प्यार करती है। तभी, लेकिन मम्मा पापा, इंदर एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, वो जॉबलेस जरूर है, लेकिन वो मुझे रानी की तरह रखेगा और उसका दिल इस दुनिया से भी बड़ा है। ट्रस्ट मी पापा। अरे तेरी ट्रस्ट की ऐसी की तैसी। अगर तुझे हमने अभी नहीं रोका ना तो ट्रस्ट नहीं, तू तरसते रह जाएगी और उस गुंडे मवाली से शादी करके खूब पछताएगी। कल्याणी बिल्कुल सही कह रही है अंजलि बेटा। तुम्हें लगता है कि वो गुंडा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा 420 है और ये बात तुम्हें माननी ही होगी। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि तेरी शादी नैतिक से ही होगी। अरे उसके माता पिता भानु भाई साहब और कावेरी बहन कितने अच्छे लोग हैं वो। अंजलि को हमेशा यही लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड इंदर एक अच्छा इंसान है, जबकि वो एक गुंडा होता है। और कल्याणी और भूषण उसकी शादी नैतिक से ही करते हैं और अंजलि को ना चाहते हुए भी अब नैतिक के साथ रहना पड़ता है। पता नहीं ये कहाँ फंस गई हूं मैं। मुझे इस नैतिक की फालतू आशिकी से तो बहुत इरिटेशन होती है। काश मेरा बेबी सोना, मेरा इंदर ये सब मेरे लिए करता। उसे फोन लगाती हूँ। फिर अंजलि इंदर को फोन कॉल लगाती है। हेलो बाबू, मेरा बेबी अपनी बेबी डॉल को भूलकर कहाँ मुंह मार रहा है? बोलो बोलो। अरे अंजलि मेरी जान, अपुन एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए आएला है। अपुन तेरे को कुछ ही घंटों में फोन घुमाता है। और हाँ, तू अपुन की जान है और अपुन दोनों जल्दी साथ होंगे। आई होप सो बाबू। चलो तुम अपना काम निपटा लो, फिर हम दोनों बात करेंगे। ओके मेरी जान, टेक केयर जाने मन, बाय। अंजलि के ससुराल में उसकी सास कावेरी, ससुर भानु और विधवा जेठानी रिधिमा होते हैं। रिधिमा अंजलि से सारे कामों में आगे होती है। नैतिक अंजलि के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अंजलि उसकी कभी कदर ही नहीं करती। अरे ओ कुलटा कलमुई करम जली, तनिक इस जन्म में ही चाय मिलेगी या अगले जन्म में? क्यों रे झिलमिल? अरे मालकिन, आप बिना नुस्ता चिल्लाती रहती हो। ये लो और ठूसो ये नाश्ता आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ। ये है झिलमिल, इस घर की नौकरानी। काम से तो है नौकरानी, लेकिन दिमाग और जुबान की है ये बड़ी ही सयानी। किसे कहा क्या ताना देना है, इसमें तो मानो इसने पीएचडी ही कर ली हो। अरे अंजलि बहू, आ बैठ मेरे पास। लेकिन माँ जी, वो जेठानी जी अंदर अकेली ही जूस बना रही है। अरे जूस ही तो बना रही है, थोड़ी हाथों से सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है। तू चिंता मत कर, तू मुझसे गप्पे शप्पे मार। वाह वाह मालकिन, बड़ी ही चैप्टर हो आप तो। देख रही हो ना रिद्धिमा दीदी, अंजलि दीदी के आते ही
आपकी वैल्यू कम हो गई है। हाय, मुझे तो दुनिया भर की दया आ रही है आप पर, बेचारी मेरी रिद्धिमा दीदी। झिलमिल माँ जी हम दोनों से बराबरी वाला प्यार करती है, इसीलिए तुम्हारे आग में घी डालने से आग नहीं लगने वाली, समझ गई? हाँ, आई बड़ी। रिद्धिमा और सास कावेरी अंजलि संग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अंजलि उन्हें भी इतना भाव नहीं देती। अंजलि बहू, ये लो, ये खानदानी कंगन है और ये कुछ शगुन की तोहफे है मेरी तरफ से। ये लो अंजलि, तुम्हारे लिए मैंने फाफड़ा और जलेबी बनाए हैं। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हें फाफड़ा और जलेबी बहुत पसंद है। और हाँ, मेरे पास भी कुछ गहने हैं, तुम वो भी रख लो। अब गहनों का क्या फायदा जब मेरा सुहाग ही नहीं रहा। तभी अंजलि का फोन बजता है। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों से बाद में बात करती हूँ, मुझे एक वीडियो कॉल आ रहा है। अरे लेकिन अंजलि बहू। अंजलि रुको तो। उनकी बात सुने बगैर अंजलि वहां से चली जाती है और बाहर आकर इंदर से वीडियो कॉल पर बात करती है। बेबी, अब अपन दोनों को एक होने का टाइम आ गया है। आज रात को तू वहां से निकल जाना और मेरे अड्डे पे आ जाना, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे जानू, ठीक है ना? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है इंदर, आज रात को मैं तैयार रहूंगी। आई लव यू बाबू। लव यू टू स्वीट हार्ट। अंजलि अब तय करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और उसके लिए वो चिट्ठी लिखकर भाग जाती है। अंजलि के चले जाने के थोड़ी देर बाद ही घर वाले उस चिट्ठी को देखते हैं और घबरा जाते हैं। ये क्या? अंजलि कहाँ चली गई? अरे नैतिक भैया, आप क्या इतने अंधे हो गए हो या आपके आंखों में पेट्रोल चला गया है? देखो ना, आपकी धर्मपत्नी ने इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उसे किसी और से प्यार है और वो उसके पास जा रही है। ये अंजलि ने अच्छा नहीं किया, इतनी रात गए, पता नहीं वो कहाँ होगी। आगे अंजलि के साथ क्या होने वाला है जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।